फोर्सेस इंड्यूस होना शुरू हो जाती हैं। कुछ उसकी इंटरनल फोर्सेस होती हैं और कुछ उसकी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। अब ये अब देखें, बेसिकली इक्विपमेंट के ऊपर 3 टाइप की फोर्सेस रिएक्ट कर रही होती हैं। एक तो इम्पैक्टिंग होती है, मिसाल तौर पे कोई भी अगर पाइप, कोई भी पार्ट उसमें लूज़ है या उसके अंदर कोई इंटरनल डैमेज आना स्टार्ट हो गया, लाइक अगर कोई बेरिंग के अंदर कोई, क्योंकि अगर नॉर्मल कंडीशन में बेरिंग डैमेज नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में बेरिंग के अंदर कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर बेरिंग के अंदर कोई कंपोनेंट डैमेज हो गया, कोई पार्ट डैमेज हो गया, तो क्या होता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता इम्पैक्टिंग आना शुरू हो जाती है। तो एक इम्पैक्टिंग की फोर्स उसमें ऐड हो जाती है। या मिसाल के तौर पे आप देखें, अगर मैं किसी पाइप के ऊपर इस तरह हैमरिंग करता हूँ तो क्या ये एक इम्पैक्टिंग की फोर्स ऐड हो गई है, ये एक एक्सटर्नल फोर्स ऐड हुई है जो नॉर्मल ऑपरेशन में इसके अंदर नहीं होती। फिर इसके बाद होती है एक रिपीटिव फोर्स होती है कि मिसाल के तौर पे अगर आपका इक्विपमेंट अनबैलेंस है तो वो हर रोटेशन के अंदर वो जो उसकी अनबैलेंस की फोर्स है, अनबैलेंस का मास है, वो उसमें वाइब्रेशन को एक्साइट करवा रहा होगा। फिर इसके अलावा कुछ रैंडम इम्पैक्ट्स होते हैं। रैंडम इम्पैक्ट्स बेसिकली क्या होता है कि आपकी मिसाल तौर पे कोई प्रोसेस की वजह से कोई डिस्टर्बेंस आ गई, मिसाल तौर पे अगर पंप है तो पंप के अंदर कोई कैविटेशन आ गई, कोई टर्बुलेंस आ गई कि उसका फ्लो डिस्टर्ब हुआ, प्रोसेस डिस्टर्ब हुआ। तो बेसिकली 3 टाइप की फोर्सेज आपकी वाइब्रेशन में इंड्यूस हो रही होती हैं, वाइब्रेशन का पार्ट बन रही होती हैं। फर्स्ट हमने जिस तरह डिस्कस किया कि कोई इम्पैक्ट है, मिसाल के तौर पे कोई अगर पार्ट उसमें लूज़ हो गया, कोई बेरिंग के अंदर इम्पैक्टिंग आ गई, तो उसकी वजह से एक इम्पैक्ट फोर्स सिस्टम के अंदर स्टार्ट हो जाती है। फिर एक रिपीटिव फोर्स होती है, लाइक अगर आपका इक्विपमेंट अनबैलेंस हो गया, उसमें कोई मिस अलाइनमेंट है, यानी एक इसमें परमानेंट फॉल्ट है जिसकी वजह से उसके अंदर एक फोर्स, पीरियोडिक फोर्स जो है उसमें क्रिएट हो रही है। फिर एक रैंडम इम्पैक्टिंग की हमने डिस्कस की कि मिसाल के तौर पे अगर आप पंप के अंदर कैविटेशन है, टर्बुलेंस है, प्रोसेस की वजह से कोई डिस्टर्बेंस आ गई है, तो उसकी वजह से ये फोर्स इसके ऊपर एडअप हो जाती है। अब देखें, जब किसी भी इक्विपमेंट ने चलना है, जब हमने इसमें कल भी डिस्कस किया कि कोई भी मशीन जिस टाइम चल रही है उसने कुछ ना कुछ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करनी है। अगर हम घर की बात करें, डेली रूटीन की बात करें, हमारा सीलिंग फ़ैन है, हमारी गाड़ी स्टार्ट है तो उसके अंदर वाइब्रेशंस इंड्यूस हो रही है। तो जब भी किसी कंपोनेंट ने चलना है, जब भी किसी चीज़ ने उसने रोटेट करना है, उसने ऑपरेशन में आना है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ फोर्सेस क्रिएट होंगी। वाइब्रेशन एनालिसिस बेसिकली जो है ना, वाइब्रेशन हम देखें किसी भी सिस्टम से वाइब्रेशन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। सिस्टम से वाइब्रेशन हम उसी टाइम एलिमिनेट कर सकते हैं जब हम सिस्टम को स्टॉप कर दें। अगर एक पंप चल रहा है तो डेफिनेटली उसने चलना है, तो उसने वाइब्रेट करना है। अगर हम उसका स्विच ऑफ कर दें, पंप को बंद कर दें, तो उसी सूरत में हम सिर्फ वाइब्रेशन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि किसी भी इक्विपमेंट ने जब भी चलना है उसने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करनी है। हम लोगों ने बेसिकली एज ए एनालिस्ट आपने क्या करना है, एज ए एनालिस्ट आपने उसमें जो डिफरेंट किस्म की फोर्सिंग फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं उसको आपने अपने पास उसको आपने एनालाइज करना है। और बेसिकली कोई भी मेंटेनेंस टीम होती है, देखें, या कोई भी इंस्पेक्शन टीम होती है, उसका कोर टारगेट क्या होता है कि हम अपने इक्विपमेंट की परफॉर्मेंस को, अपने इक्विपमेंट की रिलायबिलिटी को मेंटेन करेंगे। मिसाल के तौर पे एक पंप का काम है कि इस पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे उसने कोई भी वाटर ट्रांसफ़र करना है या कोई भी लिक्विड ट्रांसफ़र करना है। अब जब हम पंप को स्टार्ट करें और वो अपना प्रोसेस ही अचीव ना कर सके, तो फिर ना मेंटेनेंस टीम का फ़ायदा है, ना इंस्पेक्शन टीम का फ़ायदा है। बेसिकली हम लोगों की विन विन सिचुएशन यही है कि जो भी इक्विपमेंट, जो भी मशीनरी हमारी डिज़ाइन है, जब हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो तो वो उसकी रिक्वायरमेंट अचीव हो। बेसिकली सारा प्लांट का जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है या इंस्पेक्शन स्टाफ होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि आपने इक्विपमेंट को अवेलेबल रखना है जब भी हमें प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है या जब भी उसके ऑपरेशन हमें रिक्वायर्ड है, तो हमने उसको इस तरह मेंटेन करके रखना है कि हमने उसको अचीव करना है। तो बेसिकली जिस तरह भी हमने डिस्कस किया कि इक्विपमेंट ने वाइब्रेट तो करना है, वाइब्रेशन को तो हमने एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमने उस पर वो बेस्ट मेंटेनेंस फिलॉसफी या वो बेस्ट मेंटेनेंस प्रैक्टिस उस पर अप्लाई करनी है कि हम उस इक्विपमेंट को गुड जोन में रखें। वाइब्रेशन हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हमने ये कोशिश करनी है कि हम उस पर ऑन टाइम वो मेंटेनेंस, चाहे हम वो उस पर रन टू फेलियर करें, चाहे उस पर प्रिवेंटिव करें, चाहे प्रेडिक्टिव करें, हमने अपने मशीन को गुड कंडीशन में लेके आना है। ठीक है, तो बेसिकली वाइब्रेशन, जब कोई भी इक्विपमेंट वाइब्रेट कर रहा है तो जब वो गुड जोन में उसको लेके आने के लिए, जैसे ही वो गुड जोन से आउट होता है, मतलब उसमें वाइब्रेशन एक अलार्म लेवल, अभी हम आगे चल के पढ़ते हैं ISO के कुछ अलार्म लेवल्स हैं। ISO हमें बताता है कि वो अलार्म लेवल्स होते हैं डिफरेंट, कि आपका इक्विपमेंट का साइज़ क्या है, इक्विपमेंट के RPM क्या है, इक्विपमेंट की फाउंडेशन क्या है, इसके ऊपर अलार्म लेवल्स होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर एक इक्विपमेंट है वो इसकी कंक्रीट की फाउंडेशन पे है, उसके वाइब्रेशन लेवल्स और होंगे।
एक इक्विपमेंट है जिसके नीचे डैम्पिंग पैड्स लगे, हो सकता है कि जो कंक्रीट फाउंडेशन है 4 मिलीमीटर पर सेकंड उसके लिए मॉडरेट जोन हो, लेकिन वही इक्विपमेंट जो डैम्पिंग पैड्स के ऊपर लगा हुआ है जिसके नीचे रबर पैड्स हैं उसके लिए हो सकता है कि 4 या 7 भी गुड कंडीशन हो। तो बेसिकली वो भी हम आगे चढ़ के अलार्म लेवल पढ़ते हैं। तो बेसिकली एनालिस्ट का या वाइब्रेशन एनालिसिस जो बंदा कर रहा होता है उसका रोल क्या होता है कि उसने एनालाइज करना होता है कि जब आपका इक्विपमेंट गुड रेंज से आउट हो रहा है तो उसमें वो कौन सी फोर्सिंग फ्रीक्वेंसी है, कि आया वो किसी अनबैलेंस की वजह से है, आया वो मिसअलाइनमेंट की वजह से है, वो किसी बेरिंग फॉल्ट की वजह से, यानी डिफरेंट किस्म के फॉल्ट जो भी हम आगे जाके डिटेल से पढ़ेंगे कि इसमें कौन सा ऐसा फॉल्ट है जो बेसिकली वाइब्रेशन को इंड्यूस करवा रहा है। अच्छा, अब जब भी हम वाइब्रेशन एनालिसिस या कोई भी हम स्पेक्ट्रम देख रहे होते हैं हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ होती है एम्पलीट्यूड और एक चीज़ होती है फ्रीक्वेंसी। बेसिकली इन दो चीज़ों के ऊपर हम लोग जो है ना बेसिकली वाइब्रेशन जब स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर रहे होते हैं वो हम बेसिकली दो चीज़ें उसमें देख रहे होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड और एक होता है फ्रीक्वेंसी। अब एम्पलीट्यूड क्या है कि एम्पलीट्यूड बेसिकली हमें बताता है कि उस फॉल्ट की सीवियरिटी क्या है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आपका इक्विपमेंट अनबैलेंस है और उसका एम्पलीट्यूड अनबैलेंस फैक्टर का एम्पलीट्यूड 5 मिलीमीटर पर सेकंड आ रहा है तो बेसिकली क्या है कि उसकी फॉल्ट की सीवियरिटी जो है वो 5 मिलीमीटर है। और आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है कि फ्रीक्वेंसी आपको ये बता रही है कि वो फॉल्ट जो आपका मिसाल के तौर पे अनबैलेंस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी वो किस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, उसकी वो किन साइकिल पे वो फॉल्ट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये दो पैरामीटर्स हैं जिसको हम स्पेक्ट्रम एनालिसिस में एनालाइज कर रहे होते हैं। एक आपका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड आपको बेसिकली बता रहा है कि फॉल्ट की सीवियरिटी क्या है और उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि वो फॉल्ट हाउ ऑफन अ प्रॉब्लम रिपीट्स, कि वो जो आपका फॉल्ट है वो उसकी किस फ्रीक्वेंसी पे वो फॉल्ट बार बार रिपीट हो रहा है। ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये देखें ना, ये जो नीचे वाला है ये आपका है सीपीएम में, साइकिल पर मिनट्स या ठीक है, और आपका वो जो है वो आपका एम्पलीट्यूड है कि वो कितने मिलीमीटर, अगर आप उसको वेलोसिटी में ले रहे हैं तो कितने मिलीमीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन में ले रहे हैं तो उसकी जीज वैल्यू है मिलीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, या इसके डिस्प्लेसमेंट में ले रहे हैं वो या कितनी मिल्स या कितने पीक में आ रहा है उसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा ये देखेंगे ये चीज़ अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली फ्रीक्वेंसी हमें जो है ना सिंपली बताती है। फ्रीक्वेंसी सिंपली टेल अस हाउ ऑफन डज एन इवेंट ऑकर, कि कोई भी इवेंट जो सिस्टम में ऑकर हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी दफ़ा वो इवेंट उसमें ऑकर हो रहा है। ठीक है, और जो आपका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड बेसिकली आपको ये बता रहा है कि उस वो जो इवेंट उसमें आकर हो रहा है या जो उसमें इम्पैक्टिंग फोर्सेस उस सिस्टम के अंदर इंड्यूस हो रही हैं, ऐड हो रही हैं, वो कितनी वो एम्पलीट्यूड की उसकी सीवियरिटी बेसिकली क्या है। तो ठीक है, तो ये दो बेसिकली स्पेक्ट्रम एनालिसिस में दो चीज़ों को हमने हमारे आगे जाके ये दो चीज़ें अंडर डिस्कशन आएंगी कि बेसिकली उसकी जो आप फॉल्ट आ रहा है वो किस फ्रीक्वेंसी पे आ रहा है, वो किस, और दूसरा उस फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड क्या है। इफ़ अ फैन कंप्लीट्स 5 रेवोल्यूशन एवरी सेकंड इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 5 हर्ट्ज। ठीक है, अगर आप का एक इक्विपमेंट 1 सेकंड में 5 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है। इट्स साइकिल यानी सीपीएम है तो हम 5 को सिंपली 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं तो हमने 60 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 300 सीपीएम बेसिकली उसकी स्पीड हो गई। कि अगर 1 मिनट में वो 5 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो ऑब्वियसली 60 सेकंड्स में वो 300 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है। तो ये बेसिकली जो हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है इसको हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह कैलकुलेट करते हैं। इस टाइम ये आपका स्टॉप कंडीशन में है। ठीक है, जैसे ही आप इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक ये सिंपल एक साइन वेव बनती है। मतलब एक फ्रीक्वेंसी एक फोर्स हमने इस पर अप्लाई की तो इसकी एक यहाँ पे इस तरह करके एक साइन वेव बन गई। तो ठीक है, अच्छा अब देखें वाइब्रेशन बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपका इक्विपमेंट जब भी हम इक्विपमेंट पे डाटा ले रहे होते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास रॉ फॉर्म में वाइब्रेशन आती है वो हमारी वाइब्रेशन आती है टाइम वेव फॉर्म में। ठीक है, अब आप ये देखें कि हमारा एक साइकिल एक फ्रीक्वेंसी की वजह से, एक फ्रीक्वेंसी जब हमने किसी भी सिस्टम के ऊपर एक फ्रीक्वेंसी को अप्लाई किया तो हमारे पास एक साइन वेव फॉर्म बन गई। तो जिसमें से रेड और ग्रीन मार्कर भी हैं, ग्रीन। ठीक है, अब हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक फ्रीक्वेंसी और करता हूँ अप्लाई। ठीक हो गया, इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके बाद इसके ऊपर
एक फ्रीक्वेंसी और करते हैं अप्लाई, ठीक है। अब देखें मिसाल के तौर पे हमारी ये जो रेड वाली फ्रीक्वेंसी है ये हम कहते हैं कि हमारी बेरिंग की वजह से, लेट्स सपोज बेरिंग की वजह से आ रही है, ठीक हो गया। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारी जो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है ये हमारी अनबैलेंस की वजह से आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमारी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी किसी भी लूजनेस की वजह से आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि बेसिकली अब ये डिफरेंट किस्म, ये बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेक्ट्रम एक स्पेक्ट्रम के साथ ट्रांसफॉर्म होता है। एक फ्रीक्वेंसी आपकी ये आ गई, एक फ्रीक्वेंसी आ गई। अब अगर मैं इस टाइम वे फॉर्म को इस तरह घुमा के इस तरह ले जाऊँ तो होगा क्या कि मिसाल के तौर पे ये आपके पास ऐसे आ गई, ठीक है। इसमें अब ये देखें सबसे पहले आपके पास रेड वाली आ रही है, एक पिक आपके पास ऐसे आ गई, उसके बाद आपके पास आ रही है ब्लैक, एक पिक आपके पास ऐसे आ गई और उसके बाद आपके पास आ रही है ग्रीन, तो एक पिक आपके पास ऐसे आ गई। तो जब आप कोई भी स्पेक्ट्रम देख रहे होते हैं तो स्पेक्ट्रम आपके पास इस शेप में आ रहा होता है, इस फॉर्म में आ रहा है। तो वो होता क्या है कि डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो उसको ट्रांसफॉर्म करके, इसमें अगर आप यहाँ पे देखें, ठीक, ये देखें जिस तरह इस पिक्चर में बता रहा है कि एक फ्रीक्वेंसी आपकी यहाँ से ये अनबैलेंस की है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास सिस्टम में अगर कोई बेरिंग फॉल्ट है उसकी फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, और ये आपके पास गियर मैचिंग है। तो ये हर फ्रीक्वेंसी अपने उस फ्रीक्वेंसी साइकिल के हिसाब से यहाँ पे शो हो रही है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो रही है। तो जब आप इस चीज़ को आप इस तरह करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, तो ये आपके पास एक FFT स्पेक्ट्रम बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली आपका FFT स्पेक्ट्रम जो है वो आपको इंडिकेट कर रहा होता है कि आपके सिस्टम के अंदर किस एम्पलीट्यूड की, ये बेसिकली हमने डिस्कस किया एम्पलीट्यूड होता है, और ये हमने डिस्कस किया कि फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप ये देखें कि इस सिस्टम के अंदर ये एक इक्विपमेंट है, इसमें जो अनबैलेंस की फोर्स आ रही है वो इस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, ठीक है। सेकंड, उसके बाद जो बेरिंग फॉल्ट की फोर्स आ रही है वो आपकी इस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, ठीक है। फिर उसके बाद जो गियर मैशिंग की आ रही है, तो ये डिफरेंट किस्म का टाइम वेव। अब देखें हमने जो पहले देखा था वो हमारे पास एक प्योर किस्म की साइन वेव फॉर्म थी आइडियल कंडीशन में, लेकिन उसके बाद जब उस साइन वेव फॉर्म में डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसी, अब आप ये देखें इस वाली साइन वेव को अगर मैं इसके साथ ऐड अप कर दूं तो ये थोड़ी सी इस तरह की कम्प्लेक्स हो जाएगी। फिर ये वाली साइन वेव भी इसमें मैं मजीद ऐड कर दूं तो ये मजीद कम्प्लेक्स होती जाएगी। तो क्या होता है कि टाइम वेव फॉर्म बेसिकली हमारा रॉ डाटा होता है, उस रॉ डाटा से ये सारी फ्रीक्वेंसी हमारे FFT स्पेक्ट्रम से सेपरेट करके बताता है। और एनालिस्ट जो है, एनालिस्ट वो इन फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज करता है कि ये वाली जो पीक है ये किस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है। अभी हम आगे जाके डिफरेंट जब फॉल्ट्स पढ़ेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे। आप बेसिकली टाइम डोमेन से निकल के फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन से हम बेसिकली रॉ डाटा हम टाइम वेव फॉर्म में लेते हैं, और टाइम वेव फॉर्म को हम फिर बेसिकली हमारा सिस्टम कन्वर्ट करता है FFT स्पेक्ट्रम के अंदर। जो सेंसर आपको इनपुट दे रहे हैं वो टाइम वेव फॉर्म की फॉर्म में दे रहे हैं, रॉ डाटा जो है वो हमें टाइम वेव फॉर्म में मिल रहा है, वो यूनिट लगा हुआ है वो उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करके एग्जैक्टली इस तरह। ये कैसे पता चलेगा कि ये वाली फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस की है? वो अभी हम आएंगे। देखें बेसिकली हर फॉल्ट की एक अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अभी हम आगे जाके ज़रा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रम जो है वो स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट किस्म की पीक्स आ रही होती हैं वो पीक्स क्या होती हैं, ठीक है। उन पीक्स को हम ट्रांसलेट अभी आगे जाके करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको आइडिया हो गया कि बेसिकली जो सोर्स कंबाइन हो रहा होता है ना वाइब्रेशन का, वो डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज होती हैं। वो फ्रीक्वेंसीज कंबाइन होके इस टाइप की एक आपकी टाइम वेव फॉर्म बनती है, और उस टाइम वेव फॉर्म से आगे जब आके आपको FFT स्पेक्ट्रम डिफरेंट किस्म के एम्पलीट्यूड शो करता है, ठीक हो गया। इस तरह का हमने देखा है, हम जब एनडीटी करते हैं ना उस पर भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी थ्रो बैक करके उसको भी ऐड इसी फॉर्म में शो कर रहा था ऑसिलोस्कोप। देखिए ना, अब इसमें लिखा है वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इंडिकेट्स अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम, आल्सो ऑफन अ प्रॉब्लम रिपीट इटसेल्फ, कि वो किस सोर्स से आ रही है वाइब्रेशन। अभी ये देखें जिस तरह हमने ये देखा कि एक हमारे पास फ्रीक्वेंसी अनबैलेंस के सोर्स से आ रही है, कुछ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं बेरिंग फॉल्ट की वजह से, कुछ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं गियर मैशिंग की। तो ये सारी फ्रीक्वेंसीज एक किस्म की कम्प्लेक्स हो गई एक आपके पास। अब देखें ना, ये वो स्पेक्ट्रम है जो हमने बेसिकली इस कंडीशन से लेके आए हैं,
ठीक है। अब एनालिस्ट के सामने जब आप डाटा एनालिसिस एफएफटी स्पेक्ट्रम का एनालिसिस कर रहे होते हैं, आपके पास ये इस टाइप का एक एफएफटी स्पेक्ट्रम आ रहा होता है। अब इसमें से आपने एनालाइज करना है कि ये जो डिफरेंट पीक्स आ रही हैं वो ये किस किस फ्रीक्वेंसी की आ रही हैं, ठीक है। और पीक्स के साथ एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा आपका मैटर कर रहा होता है कि ये फ्रीक्वेंसीज का इनका एम्पलीट्यूड क्या है, इनका इम्पैक्ट क्या है, ठीक है। तो और बेसिकली आपके सारा एनालिसिस, सारी रिकमेंडेशन, ऐसा देखें जब कोई भी सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी, अब गियर बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो अब जिस टाइम एक गियर बॉक्स चल रहा है तो डेफिनेटली उसमें गियर मैशिंग हो रही है, तो गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसीज इंड्यूस होंगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने गियर मैशिंग फ्रीक्वेंसीज जैसे ही हमारे पास आना शुरू हुई और हमने कह दिया जी गियर बॉक्स डैमेज हो गया, गियर बॉक्स फारिग हो गया, ठीक है। या ऐसा नहीं है कि हमारे पास अगर इनिशियल स्टेज की बेरिंग फॉल्ट फ्रीक्वेंसी सिस्टम में आना शुरू हो गई हैं तो हम कहें जी कि बेरिंग चेंज कर दो। बेसिकली फ्रीक्वेंसी तो हम एनालाइज कर रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे लिए जो एम्पलीट्यूड है, जो उसकी सेवेरिटी है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक होगा। ये हमने देख लिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या होती है, ठीक है। अब ये देखें जिस तरह हमने बात की कि वाइब्रेशन बेसिकली जो है ना वो डिफरेंट किस्म की सोर्सेज से आ रही होती है। अब फ्रीक्वेंसी, अब देखें जो अनबैलेंस जो है यूनिवर्सल जॉइंट्स है, फिर उसके बाद शाफ्ट्स है, देखें ना एक मैकेनिकल आपका इक्विपमेंट है उसमें डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स लगे हैं, उसमें शाफ्ट्स लगी हुई हैं, गियर्स लगे हुए हैं, कपलिंग लगी हुई हैं, बेरिंग्स हैं, फिर उसके बाद अगर पंप्स, फैंस, रेसिप्रोकेटिंग मशीन्स हैं, जनरेटर्स हैं। अब ये इस टाइप की मशीन है। अब इसमें फॉल्ट क्या क्या हो सकते हैं, आपका अनबैलेंस हो सकता है, मिसअलाइनमेंट हो सकती है, बेंड शाफ्ट हो सकती है, मैकेनिकल लूजनेस हो सकती है, फाउंडेशन के इशू हो सकते हैं, बेरिंग्स के इश्यूज हो सकते हैं, मोटर के इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स हो सकते हैं। तो बेसिकली जब हम डिफरेंट किस्म के वाइब्रेशन के बिहेवियर्स को देखते हुए और डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज को एनालाइज कर रहे होते हैं। असल जो वाइब्रेशन एनालिसिस है ना, असल में जो एनालिस्ट का रोल होता है, एनालिस्ट का रोल यही होता है कि एनालिस्ट जो आपके पास सिस्टम के अंदर फ्रीक्वेंसीज आ रही हैं, सिस्टम के अंदर नॉर्मेलिटीज़ आ रही हैं, उसको वो डिटेक्ट कर रहा होता है कि ये सोर्स ऑफ वाइब्रेशन क्या है। एनालिस्ट ने बेसिकली ये बताना है कि आपका वाइब्रेशन का सोर्स क्या है। अब एनालिस्ट ये नहीं कर सकता कि एक रिपोर्ट बनाए और उसमें लिखे कि आप अनबैलेंस भी चेक कर लें, मिसअलाइनमेंट भी चेक कर लें, बेंड शाफ्ट भी चेक कर लें, बेरिंग की लुब्रिकेशन भी कर दें। मतलब अगर आपने हिट एंड ट्रायल पे और इस तरह करना है। अब आप देखें डेली रूटीन में भी जब आप अगर डॉक्टर के पास जाएं तो जो डॉक्टर पिन पॉइंट आपका फॉल्ट करके बताता है कि यार एक मेडिसिन लिख के देता है, आप कहते हैं यार ये डॉक्टर ठीक है, और एक डॉक्टर आपको 15 मेडिसिन लिख के दे दे कि यार आपने ये भी पैनाडोल भी खानी है, एंटीबायोटिक भी खानी, किसी से तो ठीक होगा ना। तो बेसिकली जो एक एक्सपीरियंस या जो सक्सेसफुल एनालिस्ट होता है वो क्या करता है कि वो इन फ्रीक्वेंसीज को बड़ा प्रिसाइजली एनालाइज करता है और उसकी रिकमेंडेशंस टू द पॉइंट होती हैं, ठीक है। कोई अच्छा डॉक्टर आपको इस तरह की टू द पॉइंट रिकमेंडेशन देगा तो ही उसके पास जाएंगे। और जो डॉक्टर आपको मेडिसिन भी 5-10 लिख देगा और साथ आपको टेस्ट भी लिख देगा, जी आप ब्लड सीपी भी करवा लें, ईसीजी भी करवा लें, अल्ट्रासाउंड भी करवा लें, और फिर उसके बाद आपको जो है ना आप कहेंगे कि यार इतना कुछ मैंने अगर करना था। और यही टेक्निक है इक्विपमेंट पे कि हम इक्विपमेंट के ऊपर अगर हम फॉल्ट उस पर सिर्फ अनबैलेंस का हो, हम उसकी थर्मोग्राफी भी करवा रहे हैं, हम उसका लूवर टेस्ट भी करवा रहे हैं। तो बेसिकली जब हम फ्रीक्वेंसी को प्रॉपर एनालाइज करना सीख जाएंगे तो अनबैलेंस के केस में हम सिर्फ उसका वाइब्रेशन एनालिसिस ही करवाएंगे, फिर हमें उसका लूप ऑयल एनालिसिस और हमें जो है ना मोटर करंट एनालिसिस और उसके अलावा थर्मोग्राफी और ये सब कुछ हमें करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने बेसिकली सीखना है कि हमने फ्रीक्वेंसी का एनालिसिस करना सीखना है कि ये फ्रीक्वेंसी बेसिकली प्रोड्यूस कहाँ से हो रही है, ठीक है। ये आपको भी आइडिया है कि जो सिंपल किस्म की एक साइन वेव होती है, इसमें एक पीक होती है, बेसिकली ये इसको वो कह रहा है पीक, ठीक है। और अगर हम इस पीक को इस पीक के साथ जोड़ते हैं तो पीक टू पीक होता है, फिर एक एवरेज होती है और एक आरएमएस वैल्यू होती है। सर ये जो आरएमएस वैल्यू है ये क्यों रखी जाती है? ये उसका उन्होंने लिखा हुआ 0.707, इसका मकसद क्या है आरएमएस? देखें आरएमएस वैल्यू जो है ना बेसिकली एक देखें, अब ये आप अगर आप डिफरेंट किस्म की रिपोर्ट्स को देखें ना, डिफरेंट किस्म की, तो कुछ लोग उसकी वैल्यू को पीक में ले रहे होते हैं, कुछ लोग उसकी पीक टू पीक में ले रहे होते हैं, कुछ लोग उसकी आरएमएस में ले रहे होते हैं। जो बेसिकली आरएमएस होती है वो उस सिस्टम की एक एवरेज वैल्यू होती है। ये जिस तरह आपके पास यहाँ पे एवरेज वैल्यू नज़र आ रही है और इसकी एक आरएमएस वैल्यू हो रही है, ये 0.707 ऑफ अ प्योर साइन वेव।
इस जोन के अंदर क्या होता है कि इस जो जोन के अंदर आपकी जो मैक्सिमम पीक्स हैं, जो मैक्सिमम इम्पैक्ट्स हैं, वो उसके अंदर कैप्चर हो रहे होते हैं। सही। ठीक है, अब ये देखें हमने जिस तरह डिस्कस किया कि सबसे पहले क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है कि कोई भी चीज़ हाउ मच इट इज़ वाइब्रेटिंग, कि कितनी ज़्यादा कोई इक्विपमेंट वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी है कि वो कितनी दफ़ा वाइब्रेट कर रहा है। एक है कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, और एक है कितनी दफ़ा वाइब्रेट कर रहा है, और हाँ, और एक है कि किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, यानी किस तरह, कितना ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है, कितनी दफ़ा वाइब्रेट कर रहा है, और किस डायरेक्शन में या किस तरह वाइब्रेट कर रहा है, कि हाउ मच इज़ इट वाइब्रेशन, हाउ ऑफन इज़ इट वाइब्रेटिंग, और हाउ इज़ इट वाइब्रेटिंग। ठीक है, तो ये जैसा भी हमने डिस्कस किया कि वो एक प्योर साइन वेव है, और ये इस साइन वेव में है कि डिफरेंट किस्म की मज़ीद फ्रीक्वेंसीज अगर हम ऐड अप करते हैं, देखेंगे जब भी कोई चीज़ चलनी है, जब उसमें डिफरेंट किस्म के मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, लाइक उसमें जो है ना शाफ्ट्स हैं, बेरिंग्स हैं, मोटर है, अब हर कंपोनेंट का अपना अपनी एक वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो जब ये डिफरेंट किस्म की फ्रीक्वेंसीज ऐड अप होती जाती हैं तो एक आपके पास एक कम्प्लेक्स किस्म का स्पेक्ट्रम आता है। जब आप उसका, अभी हम केस स्टडीज़ भी कुछ देखते हैं, मैं आपको सिस्टम से भी दिखाता हूँ, तो आपके पास उस तरह की आइडियल वाइब्रेशन या आइडियल साइन वेव नहीं आ रही होती, क्योंकि डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स उसमें ऐड अप हो रहे हैं, शाफ्ट्स हैं, उसके बेरिंग्स हैं, गियर्स हैं, कपलिंग्स हैं, तो उसके हिसाब से आपके पास जो आपके पास आ रही होती है वाइब्रेशन, वो एक कम्प्लेक्स वाइब्रेशन आ रही होती है, एक सिंपल वाइब्रेशन नहीं आ रही होती। ठीक है, ये भी FFT स्पेक्ट्रम को जिस तरह हमने वहाँ भी डिस्कस किया कि किस तरह टाइम वेव फॉर्म को, बेसिकली टाइम वेव फॉर्म को किस तरह उसकी फ्रीक्वेंसीज को कन्वर्ट करके वो आपके सामने एक FFT स्पेक्ट्रम शो कर रहा होता है। बिल्कुल ये देखें, जैसा इस पिक्चर में भी वो यही बता रहा है कि आपके पास एक फ्रीक्वेंसी मोटर से आ रही है, ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी ये इस कलर में बेरिंग से आ रही है, और एक फ्रीक्वेंसी पंप की वेन से आ रही है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इस फ्रीक्वेंसी पे इसकी साइन वेव आ रही है, इसकी वेव इस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, इस पंप की वेन इस फ्रीक्वेंसी पे आ रही है, और जब आप इसको इस तरह करके कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास एक पीक आ रही है, एक पीक आ रही है, एक पीक है। तो ये बेसिकली आपका इस तरह, ये देखें, अब ये देखें, इसमें आपके पास जो मोटर की फ्रीक्वेंसी जो बेसिकली हम इसमें देख रहे थे कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर आ रही थी, फिर आपके पास जो बेरिंग्स की फ्रीक्वेंसी ये आ रही थी, और आगे उसके बाद हमने जब इसको इस तरह करके फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट किया तो इसने हमारे पास इस तरह का FFT स्पेक्ट्रम शो कर दिया। अब देखें, इस FFT स्पेक्ट्रम को इस टाइम डोमेन और FFT स्पेक्ट्रम की हेल्प से आपने बेसिकली किसी भी फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं। FFT बेसिकली होता है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली इसको बेसिकली हम स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। अगर आप देखे होंगे, अगर आपने हमारी कोई पिछली रिपोर्ट्स देखी हो तो उसमें हम एक वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं कि हमारे पास इस तरह का स्पेक्ट्रम आ रहा है कि स्पेक्ट्रम में 1x आ रहा है FFT स्पेक्ट्रम, तो इसको FFT या FFT स्पेक्ट्रम की टर्मिनोलॉजी को हम लोग रिपोर्ट्स में यूज़ करते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म जो मैथ वगैरह में हमारा आता है ना, एक रिजल्ट को दूसरी तरह में ट्रांसफॉर्म करके हम करते हैं, वो बेसिक उस तरह करके इसने अपनी जो टाइम डोमेन उसको फ्रीक्वेंसी में ट्रांसफॉर्म किया हुआ है। अच्छा, अब देखें, ये डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास स्पेक्ट्रम में पीक्स आ रही हैं, ठीक है, इनको हम कह रहे होते हैं ऑर्डर्स बेसिकली ना। अब हम ऐसा थोड़ा सा स्पेक्ट्रम की जो डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स हैं उनको हम अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अगर कोई भी वाइब्रेशन की रिपोर्ट उठाएं तो उसमें एक वर्ड या उसमें एक टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही होती है कि हम जैसा कहते हैं इन FFT स्पेक्ट्रम वी आर गेटिंग द डोमिनेंट पीक ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर। बेसिकली ऑर्डर क्या है, अब जब भी हम ऑर्डर की बात कर रहे होंगे हम उसके रनिंग RPM के साथ उसको रिलेट कर रहे होंगे। ठीक है, 1x क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि हम रिपोर्ट्स में लिखते हैं कि हम जो है ना वी आर गेटिंग द डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी ऑन 1x। कोई भी इक्विपमेंट जिस स्पीड के ऊपर चल रहा है जो उसके रनिंग RPM है वो उसका 1x है। रेहान साहब, जी। कोई भी इक्विपमेंट जिस फ्रीक्वेंसी के ऊपर चल रहा है, या अगर हम कहते हैं कि एक मोटर के RPM 990 है, ठीक है, तो 990 उसका 1x है। ठीक है, 990 उसका 1x है।
अगर हम ये अगर 1000 आरपीएम पे चल रहा है तो 1000 उसका 1x 1x है। अब उसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो जितने आरपीएम पे वो इक्विपमेंट चल रहा है, बेसिकली सारा हमारा स्पेक्ट्रम बेस कर रहा होता है उस मशीन के रनिंग आरपीएम के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए आरपीएम हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जब भी एनालिसिस आप कर रहे हैं, बेसिकली जब तक आपको इक्विपमेंट के आरपीएम आप उसमें ठीक से डिफाइन नहीं करेंगे ना, ठीक है, तो मैं आपको एक छोटी सी आरपीएम की बात हुई है तो मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे ये भी मसला हो सकता है, आपने पिछली बार ये मशीन है 600 आरपीएम पे चेक की है, अब आके आप 900 आरपीएम पे चेक करें, वो मैं ऐसे ही है, देखें ना, उसको आपस में रिजल्ट को मैच नहीं कर वाइब्रेशन डाटा कलेक्शन में और वाइब्रेशन एनालिसिस में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। रिपीटेबिलिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखें एक बंदा आप उसको भेज रहे हैं वो वर्टिकल वाइब, देखें वर्टिकल डायरेक्ट, अभी हम आगे पढ़ते हैं डायरेक्शंस कि हम वाइब्रेशन किन किन डायरेक्शंस में लेते हैं। एक बंदे ने वर्टिकल वाइब्रेशन इस पॉइंट से ले ली, ठीक है। अब देखें ये अगर एक शाफ्ट है, ठीक है, अब सेंटर में इसका वाइब्रेशन का के इम्पैक्ट्स और होंगे। देखें बेसिकली इसकी माउंटिंग है, अगर आपने इसको इस जगह से भी बेरिंग को माउंट किया है, अगर मैं कोई चीज़ अपने हाथ में पकड़ता हूँ, ठीक है, तो अब मैंने इसको हाथ में पकड़ा हुआ है तो इस साइड में मेरी फोर्स ज़्यादा है। अगर मैं इस पर कोई भी इम्पैक्ट मारता हूँ तो ये पोर्शन लूज है, इस जगह पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको मजबूती से पकड़ा हुआ है, इस जगह पे इसका इम्पैक्ट कम आएगा क्योंकि मैंने इसको होल्ड किया हुआ है। अब अगर कोई एक बंदा वर्टिकल वाइब्रेशन इस पॉइंट से लेता है तो इस पॉइंट पे उसकी वर्टिकल वाइब्रेशन का इम्पैक्ट कुछ और होगा, सेंटर में कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, ठीक है। तो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि रिपीटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपका जो एनालिस्ट या आपका जो बंदा डाटा लॉग कर रहा है उसके लिए रिपीटेबिलिटी, यानी वो अगर वर्टिकल इस पॉइंट से ले रहा है तो उसने हमेशा फिर इस पॉइंट से ही लेनी है अगर आपको हेल्दी डाटा चाहिए तो। जगह मार्क की हुई है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मार्क की हुई है। मतलब आप अगर आपने एक मंथ में इस वाइब्रेशन इस जगह से वाइब्रेशन ली है, अगली दफ़ा आप बिल्कुल थोड़ा सा तो 19-20 आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने वाइब्रेशन यहाँ से ले ली, एक बंदे ने वाइब्रेशन यहाँ से ले ली, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है।